नमस्कार दोस्तों, आप सभी का टॉप 10 डेली करंट अफेयर्स सीरीज में बहुत बहुत स्वागत है। आज 23 अक्टूबर है और आज भी हम रोज की तरह ही 10 महत्वपूर्ण प्रश्नों पर चर्चा करेंगे। तो आपको वीडियो अच्छी लगे तो लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा। तो अपने पहले प्रश्न की ओर चलने से पहले हम चलते हैं। कल हमने जो अंत में एक प्रश्न पूछा था कि वर्ष 2020 के साहित्य नोबेल पुरस्कार विजेता कवयित्री लुईस ग्लुक किस देश की नागरिकता रखती हैं। तो इसका उत्तर होगा अमेरिका। और जिन लोगों ने कमेंट में अमेरिका आंसर दिया है उनका बिल्कुल सही है। तो चलते हैं अपने पहले प्रश्न पर। तो आज का हमारा पहला प्रश्न है कि भारत में निम्न में से किस राज्य में सी प्लेन परियोजना स्थापित की जाएगी। सी प्लेन परियोजना स्थापित की जाएगी किस राज्य में। ऑप्शंस हैं बिहार, पंजाब, गुजरात और राजस्थान। तो आंसर होगा हमारा इसका गुजरात। गुजरात में सी प्लेन परियोजना को स्थापित किया जाएगा। सी प्लेन परियोजना के द्वारा अहमदाबाद में साबरमती नदी से स्टैचू ऑफ यूनिटी को जोड़ने वाली ये परियोजना है सी प्लेन के द्वारा, जो नर्मदा नदी पर है। और ये 31 अक्टूबर को सरदार वल्लभ भाई पटेल की जयंती पर इस सी प्लेन परियोजना का उद्घाटन किया जाएगा। और इससे अहमदाबाद और स्टैचू ऑफ यूनिटी के बीच की जो एक दूरी है वो लगभग 1 घंटे की हो जाएगी। 1 घंटे में ही ये दूरी तय कर ली जाएगी। साबरमती नदी से नर्मदा नदी तक आने का जो एक समय होगा वो सी प्लेन के द्वारा वो कल लगभग 1 घंटे का हो जाएगा। यदि हम देखें तो 31 अक्टूबर 2018 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सरदार वल्लभ भाई पटेल की 143वीं जयंती पर स्टैचू ऑफ यूनिटी का अनावरण किया था। और ये पूरे विश्व की अब तक की सबसे ऊंची प्रतिमा है। और देखें तो इसका जो निर्माण है वो नर्मदा नदी पर है। बड़ौदा के पास नर्मदा जिला है, वहाँ पर उस नर्मदा नदी पर ही है। और सरदार सरोवर बांध से ये लगभग 3.5 किलोमीटर जो है नीचे की तरफ है। और ये नर्मदा नदी में एक आइलैंड है जो साधु बेट नाम का आइलैंड है और उस पर है ये। और इसकी जो हाइट है वो 182 मीटर है, 182 मीटर ऊंचा है ये प्रतिमा, जो सरदार वल्लभ भाई पटेल की प्रतिमा है। और इस मूर्ति का डिज़ाइन जो है वो पद्म भूषण पुरस्कार से सम्मानित मूर्तिकार राम बनजी सुतार ने तैयार किया था। राम बनजी सुतार ने जो है इस पूरी मूर्ति का जो है डिज़ाइन तैयार किया था। और इसके निर्माण के लिए गुजरात सरकार ने सरदार वल्लभ भाई पटेल राष्ट्रीय एकता ट्रस्ट का भी गठन किया था उस समय। हालांकि इसकी जो आधारशिला है वो आधारशिला 2013 में रखी गई थी, जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी उस समय गुजरात के मुख्यमंत्री हुआ करते थे। तो चलते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर। तो आज का हमारा अगला प्रश्न है रिलायंस जियो ने हाल ही में किस देश में क्वालम कंपनी के साथ मिलकर 5G तकनीक का सफल परीक्षण किया है। जो क्वालकॉम जो कंपनी है वो किस देश की कंपनी है। ऑप्शन है यहाँ पर नेपाल, चीन, अमेरिका, पाकिस्तान। तो आंसर होगा अमेरिका। अमेरिकी टेक्नोलॉजी फर्म है क्वालकॉम और उसके साथ मिलकर रिलायंस जियो ने अमेरिका में अपनी जो 5G टेक्नोलॉजी का जो है सफल परीक्षण किया है। और जल्दी ही इसे भारत में लॉन्च करने की योजना रिलायंस द्वारा ये बनाई जा रही है। तो चलते हैं अपने अगले प्रश्न की। तो आज का हमारा अगला प्रश्न है निम्न में से कौन सा खिलाड़ी लगातार IPL के 2 मैचों में शतक लगाने वाला पहला क्रिकेटर बन गया है। तो ऑप्शंस हैं महेंद्र सिंह धोनी, हार्दिक पांड्या, रविंद्र जडेजा और शिखर धवन। इसका आंसर होगा शिखर धवन। शिखर धवन IPL के इतिहास के पहले खिलाड़ी बन गए हैं जिन्होंने लगातार 2 मैचों में 2 शतक लगाए हैं। और उन्होंने पंजाब के खिलाफ अपना ये शतक 58 गेंदों पर पूरा किया और इस दौरान उन्होंने 12 चौके और 3 छक्के भी लगाए थे। तो आज का फिर हम चलते हैं अपने अगले प्रश्न पर। तो आज का अगला प्रश्न है हमारा एशिया पावर इंडेक्स 2020 में किस देश को 100 में से 39.7 अंक के साथ चौथा स्थान प्राप्त हुआ, जो 4th नंबर मिला है एशिया पावर इंडेक्स 2020 में। तो ऑप्शन है नेपाल, भारत, चीन, रूस। तो आंसर होगा हमारा भारत को इसमें चौथा स्थान मिला है। यानी पावर मतलब जो कितना प्रभावशीलता रखता है
कोई देश, उसको लेकर ये इंडेक्स तैयार किया जाता है। और ये इंडेक्स सिडनी स्थित लोवी इंस्टीट्यूट द्वारा जारी किया जाता है। और एशिया पावर इंडेक्स में भारत का जो स्थान रहा वो चौथा स्थान रहा, और पहला स्थान अमेरिका और दूसरा तीसरा अगर हम देखें तो चीन और जापान को स्थान प्राप्त हुआ। तो चलते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर। तो आज का हमारा अगला प्रश्न है, कोविड-19 में विमानों के बेहतर संचालन एवं संक्रमण के दौरान बचाव एवं सावधानी पूर्वक यात्रा करने में भारत के किस हवाई अड्डे को विश्व में दूसरा स्थान प्राप्त हुआ। ठीक है, कि कोरोना वायरस के दौरान किस हवाई अड्डे से विमानों का बेहतर संचालन हो सका। तो ऑप्शन है हमारे पास चेन्नई एयरपोर्ट, इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट, बेंगलोर एयरपोर्ट और फोर्थ इनमें से कोई नहीं। तो आंसर होगा इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट। कोविड-19 में विमानों के बेहतर संचालन एवं संक्रमण के दौरान बचाव एवं सावधानी पूर्वक यात्रा कराने में भारत के इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट को विश्व में दूसरा स्थान प्राप्त हुआ। तो चलते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर। हमारा अगला प्रश्न है, वह राज्य जिसे एनीमिया मुक्त भारत सूचकांक में सर्वश्रेष्ठ राज्य के रूप में चयनित किया गया है। सर्वश्रेष्ठ राज्य के रूप में चयनित किया गया है। ऑप्शन है हमारे पास हरियाणा, राजस्थान, केरल, गुजरात। तो एनीमिया मुक्त सूचकांक में किसको चयनित किया गया है, तो आंसर होगा हमारा हरियाणा। हरियाणा राज्य को जो है एनीमिया मुक्त जो है भारत सूचकांक में सर्वश्रेष्ठ स्थान प्राप्त हुआ है। और ये यूनिसेफ और राष्ट्रीय स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय द्वारा देश में एनीमिया के प्रसार को रोकने के उद्देश्य से एनीमिया मुक्त भारत सूचकांक जारी किया गया। और इस योजना के तहत 5 वर्ष से कम उम्र के बच्चों को आयरन फोलिक एसिड प्रदान करने की योजना बनाई गई है। और हाल ही में इस सूचकांक में हरियाणा राज्य को सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करने के लिए चयनित किया गया है। यदि हम देखें तो संयुक्त राष्ट्र बाल कोष यानी कि यूनिसेफ संयुक्त राष्ट्र महासभा द्वारा 11 दिसंबर 1946 को बनाया गया था। और इससे पहले इसे संयुक्त राष्ट्र अंतर्राष्ट्रीय बाल आपातकालीन कोष कहा जाता था, यानी यूनाइटेड नेशन इंटरनेशनल चिल्ड्रंस इमरजेंसी फंड कहा जाता था। अभी इसको क्या कहा जाता है, यूनाइटेड नेशंस चिल्ड्रंस फंड कहा जाता है यूनिसेफ को। तो अब अगले प्रश्न पर चलते हैं। तो हमारा अगला प्रश्न है कि PM 2020 जो हाल ही में खबरों में देखा गया था किस संगठन से संबंधित है। PM 2020 जो हाल ही में खबरों में देखा गया था किस संगठन से संबंधित है। ऑप्शन है हमारे पास रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन यानी DRDO। ऑप्शन बी है भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन यानी इसरो और इंटेलिजेंस ब्यूरो यानी IB। और ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। तो आंसर हमारा होगा DRDO, रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह जी ने DRDO के लिए प्रोक्योरमेंट मैनुअल यानी कि PM, ठीक है, PM जो बोला जा रहा है वो प्रोक्योरमेंट मैनुअल को बोला जा रहा है। और 2020 में इसका एक नया सीरीज जारी किया। और इस मैनुअल का जो उद्देश्य है वो रक्षा क्षेत्र में विभिन्न प्रकार के जो भी इनोवेशंस हैं, स्टार्टअप्स हैं, उनको बढ़ावा देना इसका उद्देश्य है। किसका, PM 2020 का। और इसमें जो सूक्ष्म लघु और मध्यम उद्योग हैं उनकी भागीदारी को भी बढ़ावा देना है। जो रक्षा अनुसंधान है, जो डिफेंस रिसर्च है और डेवलपमेंट है, उसमें स्टार्टअप्स और उसके साथ साथ माइक्रो मीडियम एंड जो इंडस्ट्रीज़ हैं उनको भी, MSMEs को भी इसमें एक भागीदारी के रूप में प्रोत्साहित करना है। तो चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। तो आज का हमारा अगला प्रश्न है कि इफ़को यानी कि इंडियन फार्मर्स फर्टिलाइज़र कॉरपोरेटिव लिमिटेड ने किस राज्य में खाद्य प्रसंस्करण इकाइयों यानी फूड प्रोसेसिंग यूनिट्स का निर्माण शुरू किया है। ऑप्शंस हैं उत्तर प्रदेश, बिहार, सिक्किम, असम। तो आंसर होगा हमारा सिक्किम। हाल ही में इफ़को की एक सह कंपनी है सिक्किम इफ़को ऑर्गेनिक्स लिमिटेड, इसने जो है फूड प्रोसेसिंग यूनिट्स के निर्माण कार्य को शुरू किया है। और इफ़को भारत की सबसे बड़ी सहकारी समितियों में से एक है। इसकी स्थापना 1976 में की गई थी और इसका उद्देश्य किसानों को
फसल उत्पादकता में वृद्धि करके उनकी आय को बढ़ाना है, यानी कि जो फसलों की उत्पादकता है, फसलों का अधिक से अधिक उत्पादन हो, उसमें इसका उद्देश्य है कि इसमें योगदान दे और इससे क्या हो कि किसानों की आय में वृद्धि हो। और इसके साथ अगर हम सिक्किम के विषय में थोड़ा देखें तो सिक्किम जैविक क्षेत्र में पहला राज्य है, या कहा जाए तो जैविक राज्य, भारत का पहला जैविक राज्य जो है वो सिक्किम है। और ये जो दर्जा है उसे 2016 में प्राप्त हुआ था। 2016 में सिक्किम भारत का पहला जैविक राज्य बना था। और भारत में अगर जैविक कृषि की बात करें तो भारत में जैविक कृषि करने वाले किसानों की संख्या के मामले में जो भारत है वो विश्व में 9वां नंबर रखता है, पहला नंबर रखता है, फर्स्ट नंबर रखता है। और जैविक कृषि के लिए क्षेत्रफल के मामले में 9th नंबर रखता है, 9वां नंबर रखता है। जो एरिया है जिस पर भारत में ऑर्गेनिक फार्मिंग होती है उस एरिया में भारत विश्व में 9वां स्थान रखता है। और जो किसानों की संख्या के मामले में हम देखें तो ये नंबर जो है पहला है भारत का, कि भारत में सबसे ज़्यादा किसान पूरे विश्व के मुकाबले में ऑर्गेनिक फार्मिंग करते हैं। तो चलते अपने अगले प्रश्न की ओर। तो आज का हमारा अगला प्रश्न है, हाल ही में चुनाव प्रचार व्यय सीमा में बढ़ोतरी की गई, तो कितनी सीमा में बढ़ोतरी की गई, कितना किया गया? ऑप्शन से 10%, 11, 12%, 13%। तो आंसर है हमारा 10%। 10% बढ़ोतरी की गई चुनाव प्रचार के खर्चों पर अभी। और केंद्र सरकार ने चुनाव के नियमों का जो एक आचरण है, जो एक देखा जाए तो आचरण 1961, उसमें संशोधन करते हुए चुनाव प्रचार व्यय में 10% की बढ़ोतरी को स्वीकृति प्रदान कर दी है। जहां पहले 28 लाख के आसपास खर्चा कर सकते थे नियमों के अनुसार, वहां अब जो है लगभग 30 लाख के आसपास खर्चा कर सकते हैं। तो नए नियमों के तहत जो सर्वप्रथम जो इस व्यवस्था को लागू किया जाएगा, अभी हम जानते हैं कि बिहार में चुनाव होने वाले हैं, तो वहां पर इस व्यवस्था को सबसे पहले लागू किया जाएगा। यानी 10% चुनाव प्रचार में व्यय की सीमा के साथ जो ये व्यवस्था है नई, वो बिहार चुनाव में प्रभावी होगी। तो अगला प्रश्न है हमारा, अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न कुछ इस तरह से है कि कंवल वन्य जीव अभयारण्य किस भारतीय राज्य में स्थित है? कंवल वन्य जीव अभयारण्य किस भारतीय राज्य में स्थित है? ऑप्शन है तेलंगाना, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश, मध्य प्रदेश। तो आंसर होगा तेलंगाना। कंवल वन्य जीव अभयारण्य भारत के तेलंगाना राज्य में स्थित है और इसे भारत सरकार द्वारा 2012 में वन्य जीव अभयारण्य का दर्जा दिया गया था और इसके साथ साथ टाइगर रिजर्व भी घोषित किया गया था। और भी हाल ही में ये समाचारों में इस कारण बना रहा क्योंकि इसमें एक सेंसिटिव आक्रमणकारी एक खरपतवार प्रजाति जो है विकसित हुई, जिसका नाम हाइपिस कैसियातोरा और पर्थोनियम जो है बड़े पैमाने पर यहाँ पर उत्पादित हुए, जो वन्य जीवों के लिए बहुत ज़्यादा हानिकारक हैं। और यहाँ पे जो भी इस वन्य जीव में यहाँ की स्थानीय प्रजातियाँ होंगी उनको ये ख़त्म कर देते हैं। जो आक्रामक प्रजातियाँ होती हैं वो स्थानीय प्रजातियों को एक तरीके से समाप्त कर देती हैं। तो ये थे हमारे आज के 10 महत्वपूर्ण प्रश्न। तो चलते हैं अपने रिवीजन प्रश्न पर। तो आज का हमारा रिवीजन प्रश्न है, भारत द्वारा नव विकसित प्रथम एंटी रेडिएशन मिसाइल है। तो कौन सी एंटी रेडिएशन मिसाइल है भारत की पहली? इस पर भी हम चर्चा पहले पिछली वाली सीरीज़ में कर चुके हैं। तो ऑप्शन है आपके पास वायु, रुद्रम, नीर, अर्जुन। तो इसका आंसर आप लोगों को कमेंट बॉक्स में देना है। बहुत से लोग अब कमेंट बॉक्स में आंसर दे रहे हैं और बहुत अच्छा आंसर दे रहे हैं। आप लोग रेगुलर अगर सीरीज़ को फॉलो कर रहे हैं तो रिवीजन करना भी ज़रूरी है, और रिवीजन क्वेश्चन का आंसर दे रहे हैं तो मैं मान रहा हूं कि आप लोग जो है पीछे का रेगुलर रिवाइज कर रहे हैं। और रिवीजन करना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी हो जाता है हमारी परीक्षाओं के लिए। तो मुझे लगता है कि आपको अगर ये वीडियो अच्छी लगी है तो आप ज़रूर इसे शेयर करेंगे और लाइक करेंगे। जिन्होंने सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब जरूर करें और बेल आइकन को जरूर दबाएं ताकि नोटिफिकेशन आपके पास सबसे पहले पहुँचे। धन्यवाद।